नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आधुनिक भारत के इतिहास का 102 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न को डिस्कस करेंगे जो आपके आगे आने वाले 70वीं बीपीएससी टीचर, बिहार दरोगा, सीडीपीओ एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। टोटल हम लोग इस सीरीज में आधुनिक भारत का 609 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न को डिस्कस करेंगे और आपको बता दें कि ये पार्ट नंबर 1 है। इसके बाद पार्ट नंबर 2 अपलोड किया जाएगा जल्द ही, ठीक है। इसका पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर वीडियो आप सभी को हेल्पफुल लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जब भी अगला वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? तो फ्रांसिस्को द अल्मेडा होता है और इसका शासनकाल 1505 से 1509 तक इसका शासनकाल होता है। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? तो हुगली का प्रयोग आपके पुर्तगालियों के द्वारा किया जाता था। पुर्तगालियों द्वारा हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। निम्नलिखित में से अंग्रेज़ों में से किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? तो ये सम्मानित किया था हॉकिंस को सम्मानित किया था। हॉकिंस ईस्ट इंडिया कंपनी का एक कर्मचारी तथा व्यापारी था। वह बादशाह जहांगीर के नाम इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का पत्र लेकर 1608 में सूरत पहुंचा था। अप्रैल 1608 में वह आगरा में मुग़ल सम्राट जहांगीर से भेंट की। जहांगीर ने हॉकिंस को 400 का मनसब तथा फिरंगी खां अथवा इंग्लिश खान की उपाधि दी थी। भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो सूरत में स्थापित की थी। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैप्टन विलियम हॉकिंस सूरत से मुग़ल दरबार 1608 में पहुंचा, किंतु सूरत में फैक्ट्री की स्थापना की अनुमति पाने में सफल नहीं हो सका। 1611 में पुर्तगालियों के विरोध के बावजूद कैप्टन मिडल्टन सूरत के समीप स्वाली पहुंचा और मुग़ल गवर्नर से वहां व्यापार करने की अनुमति पाने में सफल हो गया। कैप्टन वेस्ट द्वारा सूरत के बंदरगाह की विजय ने पुर्तगाली एकाधिकार के निरंतरता को भंग कर दिया। इसके बाद जहांगीर के शाही फरमान से अंग्रेज़ों ने सूरत में अस्थायी रूप से एक फैक्ट्री आपके स्थापित करता है। यहाँ से अंग्रेज़ों ने अपने व्यापार को देश के दूसरे भागों में फैलाया। शीघ्र ही अहमदाबाद, बुरहानपुर, अजमेर तथा आगरा में सहयोगी फैक्ट्रियाँ स्थापित की गई है। और आपको बता दें, जो फैक्ट्री स्थापित किया गया था यहाँ पर उत्पादन नहीं, यहाँ पर सामान का संग्रह किया जाता था। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? तो किसके द्वारा हराया गया था? थॉमस बेस्ट के द्वारा पराजित किया गया था। किस मुग़ल शासक के समय में सर थॉमस रो भारत आया था? तो आया था जहांगीर के समय में। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सर थॉमस रो ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में सितंबर 1615 में सूरत पहुंचा तथा जनवरी 1616 में वह अजमेर में मुग़ल शासक जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुआ। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की? तो 1632 ईस्वी में स्थापित किया गया। बीपीएससी के द्वारा ये सवाल बहुत पूछा जाता है, तो इसका आंसर बी कर लीजिएगा, ठीक है ना। इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। और साथ ही आपको ध्यान रखना है कि जो डच लोग थे वो सूती वस्त्र, चीनी सोरा, अफीम आदि का व्यापार करते थे। इम्पोर्टेंट पॉइंट है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया? तो 1632 में। इसका पहले पूछा गया था 19 में और ये पूछा गया है 2023 में। तो रिपीटेशन बहुत ज़्यादा आपके बीपीएससी या बिहार शिक्षक में बहुत ज़्यादा रिपीटेशन होता है, तो आप लोग ध्यान से वीडियो को देखिएगा। सर्वप्रथम किस मुग़ल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? तो ये किया गया था औरंगजेब के द्वारा किया गया था। मुग़लों का अंग्रेज़ों ब्रिटिश से पहली बार संघर्ष 1686 ईस्वी में औरंगजेब के शासनकाल में हुआ।
मुगल गवर्नर शाहिस्ता खान ने जॉब चौरनौक सहित अंग्रेजों को हुगली से खदेड़ दिया था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालीन कारण था। जबकि कर्नाटक युद्ध उसका तत्कालीन कारण क्या था, तो अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ का अधिग्रहण करना इसका तत्कालीन कारण था। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कर्नाटक का जो प्रथम युद्ध है 1746 से 48 के बीच में होता है। तो कर्नाटक का प्रथम युद्ध ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकार युद्ध जो 1740 में आरंभ हुआ था का विस्तार मात्र था भारत में। ग्रीस सरकारों की आज्ञा के विरुद्ध दोनों दलों, अंग्रेज एवं फ्रांसीसी दलों में 1746 में युद्ध आरंभ हो गया। अंग्रेज कैप्टन वर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार कर लेना युद्ध का तत्कालीन कारण आपके था। प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय ही कर्नाटक के नवाब अनबरुद्दीन ने महफूज खां के नेतृत्व में 10,000 भारतीय सेना को फ्रांसीसियों पर आक्रमण करने के लिए भेजा। ध्यान से याद रखिएगा अनबरुद्दीन का नाम, ठीक है, भेजा। कैप्टन पैराडाइज के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने आडियार नदी पर स्थित सेंट थोमे नामक स्थान पर नवाब को पराजित किया। यूरोप में युद्ध बंद होते ही कर्नाटक का प्रथम युद्ध क्या हो गया, समाप्त हो गया। यूरोप में जैसे ही युद्ध बंद हुआ आपके भारत में भी कर्नाटक युद्ध समाप्त हो गया। और संधि कौन सा होता है, तो एक्स ला सापेल की संधि होता है। तो आपसे पूछा जाता है कि एक्स ला सापेल की संधि कब हुआ, तो 1748 में किसके किसके बीच में होता है, तो अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में होता है। तो एक्स ला सापेल की संधि से ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकार का युद्ध समाप्त हो गया तथा मद्रास अंग्रेजों को पुनः प्राप्त हो गया। कर्नाटक का प्रथम युद्ध सेंट थोमे के युद्ध के लिए अस्मरणीय है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला है कि 1760 का प्रसिद्ध वांडीबास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया है, तो फ्रांसीसी के खिलाफ लड़ा गया था। वांडीबास का युद्ध जो है ना जनवरी 1760 में अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के मध्य होता है। युद्ध में फ्रांसीसी आपके पराजित होते हैं, जबकि जो अंग्रेजी सेना है उसका नेतृत्व कौन कर रहा था, तो आयरकुट कर रहा था। जबकि जो फ्रांसीसी सेना थी उसका नेतृत्व काउंट डी लाली कर रहा था। काउंट डी लाली वीवीआई पॉइंट है। बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए, तो बक्सर की लड़ाई के बाद जो है इलाहाबाद की संधि होता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे ध्यान से पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें है। बक्सर की लड़ाई कब होता है, तो अक्टूबर 1764 में होता है। मीर कासिम, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना तथा अंग्रेज के मध्य में होता है। युद्ध में अंग्रेज विजयी रहते हैं। ब्रिटिश सेना का नेतृत्व, ये पूछता है एग्जाम में कि जो बक्सर का लड़ाई हो रहा था उस समय ब्रिटिश सेना का नेतृत्व कौन कर रहे थे, तो हेक्टर मुनरो कर रहे थे। इस युद्ध के समाप्ति पर इलाहाबाद की संधि 1765 में होती है। यह संधि मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, बंगाल के नवाब मीर कासिम तथा अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के मध्य में होता है। वर्ष खाली स्थान में टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच मंगलुरु की संधि पर हस्ताक्षर किया गया। तो कब किया गया है, 1784 में किया गया है। 1784 में किया गया है मंगलुरु की संधि पर हस्ताक्षर टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। यहाँ पर ध्यान से याद रखिएगा। द्वितीय जो मैसूर युद्ध है कब से कब तक हुआ था, तो 1780 से 84 के बीच में हुआ था। उस क्षेत्र की पहचान करें जहाँ से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था, तो आपके बिहार से मिलता था। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यूपीएससी के द्वारा भी पूछा जा चुका है ये पॉइंट। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है, तो बिहार आपके प्रसिद्ध है। ये पूछा गया था 1995, 2005 और यूपीएससी पूछा था 2018 में। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था, तो किसे बनाया गया था, ये बनाया गया था मोहम्मद रजा खान को। इलाहाबाद की दूसरी संधि कब होता है, तो अगस्त 1765 में होता है। तो इलाहाबाद की दूसरी संधि के अनुसार भौगोलिक सम्राट शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया तथा उसे इलाहाबाद में रखा गया। शाह आलम द्वितीय ने अपने 12 अगस्त 1765 के एक फरमान द्वारा कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा
कि दीवानी अस्थायी रूप से दे दी, जिसके बदले कंपनी सम्राट को, ध्यान रखिएगा, जिसके बदले कंपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो सम्राट को 26 लाख रुपया देगा तथा निजामत के व्यय के लिए 53 लाख रुपया देगी। इस समय कंपनी सीधे कर संग्रह करने का भार ना तो लेना चाहती थी और ना ही उसके पास ऐसी क्षमता थी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। कंपनी ने दीवानी कार्य के लिए 2 उप दीवान मुर्शिदाबाद बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खान को नियुक्त किया, जबकि बिहार के लिए राजा सिताब राय की नियुक्ति की। वीवीआई पॉइंट है, मोहम्मद रजा खान उपनाजिम के रूप में कार्य करते थे। इस प्रकार समस्त दीवानी तथा निजामत का कार्य भारतीय द्वारा ही चलता था, यद्यपि उत्तरदायित्व कंपनी का था। उत्तरदायित्व आपके कंपनी का था, लेकिन शासन अभी भी भारतीय चला रहे थे। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान की? तो कब प्रदान किया गया, तो अभी आप देख चुके हैं 12 अगस्त 1765 को। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र के बारे में कहा जाता था कि उसका साम्राज्य की सीमा चांदनी चौक से पालम तक है। तो यहाँ पर समझिएगा, बहादुर शाह जफ़र के बारे में नहीं बोला जाता है, तो किसके बारे में बोला जाता है? ये बोला जाता है आपके शाह आलम द्वितीय के बारे में। शाह आलम द्वितीय के बारे में बोला जाता है कि जो आपके मुग़ल साम्राज्य है उसकी सीमा चांदनी चौक से पालम तक था। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। तो किससे प्राप्त किया था? तो शाह शुजा से प्राप्त किया था। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से इसे पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पंजाब अहमद शाह अब्दाली के साम्राज्य का भाग था, पंजाब। ठीक है, परंतु 1773 ईस्वी में उसकी मृत्यु के पश्चात सुल्तान कश्मीर इत्यादि कुछ छोटे छोटे भागों को छोड़कर शेष भाग पर सिख मिसलों का अधिकार हो गया। उधर अफगानों के आंतरिक झगड़े के कारण रंजीत सिंह को अपनी स्थिति मजबूत करने का अवसर मिल गया। 1800 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली का पौत्र, ध्यान रखिएगा, इसका बेटा शाह शुजा काबुल की गद्दी पर बैठता है, परंतु उसके भाई शाह महमूद ने शक्तिशाली वरकजई सरदारों फतेह खां और दोस्त मोहम्मद की सहायता से उसे 1809 ईस्वी में विस्थापित कर दिया, सत्ता पर से हटा दिया तथा स्वयं कश्मीर और पेशावर पर अधिकार कर लिया। इसी अवसर पर शाह शुजा ने काबुल का राज प्राप्त करने के लिए रंजीत सिंह से सहायता मांगी और उन्हें कोहिनूर हीरा भेंट किया था। ठीक है, ध्यान से याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किसके द्वारा दिया गया था? तो शाह शुजा के द्वारा दिया गया था। अगला पॉइंट है कि टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई। तो टीपू सुल्तान अपनी राजधानी जो है श्रीरंगपट्टनम में बनाता है, श्रीरंगपट्टनम में अपनी राजधानी को बनाता है। अंग्रेज़ों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? तो आप सबको पता है, टीपू सुल्तान के साथ में किया गया था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है 1790 से 92 के बीच में होता है। तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का अवसान श्रीरंगपट्टनम की संधि द्वारा हुआ। इस संधि में अंग्रेज़ों की ओर से कॉर्नवालिस तथा मैसूर से टीपू सुल्तान शामिल थे। इसके अनुसार टीपू को अपने देश का लगभग आधा भाग अंग्रेज़ों तथा उनके साथियों को देना पड़ा। साथ ही युद्ध के हर्जाने के रूप में टीपू को 3 करोड़ रुपये अंग्रेज़ों को देना था। श्रीरंगपट्टनम की संधि में यह शामिल था कि जब तक टीपू 3 करोड़ रुपये नहीं देंगे तब तक उनके 2 पुत्र अंग्रेज़ों के कब्जे में रहेंगे। कॉर्नवालिस ने इस संधि के तहत यह टिप्पणी की थी कि हमने अपने शत्रु को प्रभावशाली ढंग से पंगु बना दिया तथा साथियों को भी शक्तिशाली नहीं बनने दिया। ये वीवीआई पॉइंट है, इसे आप लोग मार्क करके रख लीजिएगा। ठीक है ना, कि हमने अपने शत्रुओं को प्रभावशाली ढंग से पंगु बना दिया तथा साथियों को भी शक्तिशाली नहीं बनने दिया। ये किसका कथन है? तो कॉर्नवालिस का कथन है। ठीक है, ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो जो ठग लोग हैं उसका उन्मूलन, उसे समाप्त जो है कैप्टन सिलीमैन के नेतृत्व में किया गया था। ठगों में हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के अनुयायी सम्मिलित थे।
परंतु वास्तव में ये लोग काली, दुर्गा अथवा भवानी की पूजा करते थे तथा प्रायः अपने शिकार का सिर काटकर देवी के चरणों में बलि के रूप में चढ़ाते थे। उन्हें विश्वास था कि उनका यह धंधा विधि का विधान है तथा उनके शरीर की मृत्यु उनके भाग में उसी प्रकार लिखी होती है। सती प्रथा के प्रश्न पर तो कुछ मतभेद था, किंतु ठगी के विषय में समस्त जनता ने सरकार का समर्थन किया। ठीक है। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने कैप्टन सिलीमैन को ठगों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए नियुक्त किया। वीवीआई पॉइंट है ये, मार्क कीजिएगा। उसने लगभग 1500 ठगों को बंदी बना लिया, अनेक ठगों को फांसी दे दी और शेष को आजीवन निर्वासित कर दिया गया। 1837 के पश्चात संगठित रूप से ठगों का क्या हो गया? अंत हो गया। निम्न में से कौन से सामाजिक सुधार विलियम बेंटिंक ने प्रारंभ किए? तो सती प्रथा का उन्मूलन किया गया है, दास प्रथा का उन्मूलन किया गया है, धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रावधान को हटाना ये नहीं किया गया है, ठगों के संगठित गिरोह का दमन किया गया है। तो 1, 2, 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। आपसे पूछा गया है सही उत्तर, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे पढ़ लीजिए। विलियम बेंटिंक 1828 में बंगाल प्रेसिडेंसी का गवर्नर जनरल बना। 1829 में उसने सती प्रथा को अपराध घोषित कर उसका उन्मूलन किया, उसे समाप्त किया। बेंटिंक के काल में ही भारत सरकार अधिनियम 1833 पारित किया गया था। इसमें दास प्रथा के उन्मूलन का प्रावधान किया गया था। बेंटिंक ने ठगों के गिरोह के विरुद्ध भी अभियान चलाकर उसका दमन करने का प्रयास किया। बेंटिंक ने शिक्षा और प्रेस की स्वतंत्रता पर भी काम किया था। 1835 में वह इंग्लैंड वापस चला गया था। ठीक है ना। धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रावधान को 1850 में हटाया गया था, ना कि लॉर्ड बेंटिंक के शासनकाल में। इस समय शासन किसका था? तो लॉर्ड डलहौजी का शासन काल था। किसने सिंध विजित कर उसका अधिग्रहण किया है? तो ये विजित किया गया था नेपियर के द्वारा 1843 में। 1843 में अफ़गानिस्तान युद्ध के बाद चार्ल्स नेपियर ने सिंध का विलय ब्रिटिश भारत में कर लिया। अंग्रेज़ों ने भारत पर लंबे समय तक राज कैसे किया? तो फूट डालो और राज करो की नीति के माध्यम से किया है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई? तो ये लागू किया गया था रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लागू किया गया था। द्वैत शासन की शुरुआत बंगाल में क्लाइव के समय 1765 ईस्वी में हुई थी। वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल में 1772 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने इसे दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय लिया तथा कलकत्ता परिषद एवं उसके प्रधान को आज्ञा दी कि वह स्वयं दीवान बने और बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के प्रबंधन को अपने हाथ में ले ले। वारेन हेस्टिंग्स ने दोनों उपदीवानों मोहम्मद रजा खां और राजा सिताब राय को पद से हटा दिया। द्वैत शासन का जनक किसे माना जाता है? तो सर लियोनेल कर्टिस को माना जाता है। वीवीआई पॉइंट है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सर लियोनेल कर्टिस को द्वैत शासन का जनक माना जाता है। इसमें दीवान और विजारत कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी अलग अलग कर दी गई थी। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई? तो लॉर्ड डलहौजी के समय में आपके बिछाया गया है। भारत में रेल निर्माण की दिशा में प्रथम प्रयास ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया था। प्रथम रेलवे लाइन 1853 ईस्वी में बम्बई से थाने के बीच डलहौजी के समय बिछाई गई थी। दूसरी रेलवे लाइन 1854 ईस्वी में कोलकाता से रानीगंज के बीच में आपकी बिछाई गई थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहला और दूसरा आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। मुंगेर का बरहैया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? मुंगेर का जो है बरहैया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था बकासत भूमि की वापसी का मांग। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे पढ़ लीजिएगा। मुंगेर के बरहैया ताल विरोध का उद्देश्य बकासत भूमि की वापसी का मांग था। यह आंदोलन 1936 से 38 में कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में चलाया गया था। 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसमें भारत का जो गवर्नर जनरल था उसका नाम है लॉर्ड कैनिंग। क्या नाम है? लॉर्ड कैनिंग। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त
भारत का पहला वायसराय था। ये दोनों पॉइंट आपके वीवीआई पॉइंट है, इसे याद रखिएगा। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल किया गया? तो दिसंबर 1856 को शामिल किया गया है। दिसंबर 1856 में सरकार ने पुराने लोहे वाले बंदूक ब्राउन बेस के स्थान पर नवीन जो है एनफील्ड राइफल के प्रयोग का निश्चय करती है। इन राइफलों में दमदम, अम्बाला, सियालकोट में बने चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग किया जाना था। जो कारतूस होता है गोली, ठीक है, जिसमें गाय और सूअर की चर्बी लगी होती थी। इस नई राइफल में कारतूस के ऊपर भाग को मुंह से काटना पड़ता था। जनवरी 1857 में बंगाल सेना में यह अफवाह फैल गई कि चर्बी वाले कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी है। सैनिक अधिकारियों ने इस अफवाह की जांच किए बिना तुरंत इसका खंडन कर दिया, किंतु सैनिकों को विश्वास हो गया कि चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग उनके धर्म को भ्रष्ट करने का एक निश्चित प्रयत्न है। यही कारतूस 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण आपके बनता है, ठीक है ना। अगला है कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया है? तो कुंवर सिंह के द्वारा किया गया है बिहार में, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि जो कुंवर सिंह हैं इनकी मृत्यु कब होता है? तो 26 अप्रैल 1858 को इनकी मृत्यु होता है। इनके मृत्यु के बाद जो है इनके भाई अमर सिंह जो है दिसंबर 1858 तक अंग्रेज से लड़ते रहते हैं। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया है? तो कुंवर सिंह के द्वारा किया गया है। जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विद्रोह में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? तो कुंवर सिंह के द्वारा किया गया है। कुंवर सिंह राजा थे। कुंवर सिंह राजा थे तो कहाँ के? तो आपको याद रखना है जगदीशपुर के, है ना। बिहार के जगदीशपुर ग्राम में 1777 में जन्मे कुंवर सिंह ने जगदीशपुर की जमींदारी संभाली थी। जगदीशपुर से उन्होंने ही 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया। 26 अप्रैल 1858 को उनकी मृत्यु हो गई। 1857 के विद्रोह के समय इनके अदम्य साहस, वीरता, कुशल सेनानायक के कारण इन्हें बिहार का सिंह कहा जाता है। इन्हें बिहार का सिंह कहा जाता है। 1857 के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित है? तो इनका संबंध आपके जगदीशपुर से इनका संबंध है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह आपके शामिल होते हैं? तो आरा में शामिल होते हैं, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो बीपीएससी है इसे पटना मानता है, बीपीएससी इसे पटना मानता है। तो आप लोग अपने अनुसार इसका आंसर को देख सकते हैं। अगर आ जाएगा तो आप लोग आरा भी मार सकते हैं और पटना भी मार सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से देखिए जो आंसर दिया है अगर बीपीएससी, तो आप लोग पटना ही मारिएगा, ठीक है, क्योंकि बीपीएससी अपना पुराना आंसर को ही मानता है। इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? तो नाना साहब कानपुर से लिया था, सही बात है। बेगम हजरत महल लखनऊ से, मौलवी अहमदुल्ला फैज़ाबाद से, बेगम निज्जत महल दिल्ली से। तो ये चारों पॉइंट आपके सही है, तो ई इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? तो राजपूत कुंवर सिंह थे, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था, तो जगदीशपुर इसका केंद्र था। जगदीशपुर के राजा थे, उनका नाम क्या है? तो कुंवर सिंह उनका नाम है। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया? तो बिहार प्रांत से करते हैं। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? तो कुंवर सिंह के द्वारा किया गया। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? कुंवर सिंह के द्वारा किया गया। ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है एग्जाम में, बीपीएससी या आपके जो भी टीचर है वहाँ हर बार पूछा ही जाता है। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेज़ों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो अंग्रेज़ों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? तो मौलवी अहमदुल्ला शाह थे, मौलवी अहमदुल्ला शाह थे, ठीक है ना। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था?
तो ये गालिब के द्वारा देखा गया था। 1857 के विद्रोह को मिर्ज़ा गालिब ने स्वयं अपनी आंखों से देखा था। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था। विद्रोही बनाने का कारण नहीं था, तो देख लीजिए। ईसाई धर्म फैलाने के लिए कंपनी के अधिकारियों का प्रयास ये था। जहाज पर यात्रा करने के लिए सिपाहियों को आदेश देना, ये भी था। भत्ते की रोकथाम, ये भी था। अधिकारियों की अक्षमता ये नहीं था। ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट है, निम्नलिखित में से किसका नाम 1857 के आंदोलन से जुड़ा है। भगत सिंह का नहीं जुड़ा हुआ, बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक, इनका जुड़ा हुआ नहीं है, गोपाल कृष्ण गोखले, इनका भी नहीं, तो तात्या तोपे का जुड़ा हुआ है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनके बारे में पढ़ लीजिएगा। तात्या तोपे है ना, को रामचंद्र पांडुरंग के नाम से भी जाना जाता है। 1857 के भारतीय विद्रोह के प्रमुख नेता थे। इनका जन्म इयोला गांव में हुआ था, जहां वे पेशवा दत्तक पुत्र नाना धोंदो पंत और महाराज माधव सिंह के मित्र बन गए थे। 1851 में डलहौजी ने नाना को उनके पिता के पेंशन से वंचित कर दिया। उधर तात्या तोपे पहले से ही ब्रिटिश को अपना शत्रु मान चुके थे। दोनों ने मिलकर कानपुर में ईस्ट इंडिया कंपनी की भारतीय टुकड़ियों को जीतकर नाना साहब के आधिपत्य को स्थापित किया। तात्या स्वयं सेना के कमांडर इन चीफ बन गए। सैनिक अदालत में अप्रैल 1859 में फांसी दे दी गई। ठीक है, अगला पॉइंट है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ पर हुई थी। इसका मृत्यु कहाँ पर आपके हुआ था, तो ग्वालियर में। ध्यान रखिएगा, कहाँ हुआ था, ग्वालियर में हुआ था, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु ग्वालियर में हुई थी। ग्वालियर में महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थित है। याद रखिएगा, ये सवाल पूछा गया है शायद आपके बीपीएससी के एग्ज़ाम में। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया। तो कौन आपके भाग नहीं लेता है, तो देख लीजिए। खेतिहर मजदूर भाग लेते हैं, साहूकार भाग नहीं लेते हैं, कृषक भाग लेते हैं, जबकि ज़मींदार भाग नहीं लेते हैं। तो 2 और 4 आपके भाग नहीं लेते हैं। तो इसका आंसर देख लीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी, 2 और 4। ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपके सही है। इसमें से कौन सा कथन आप जो कथन है वो सही है। तो 1857 में दरभंगा, डुमराव, हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसों से अंग्रेजों की मदद की है। तो पहला ही आपके सही है, बाकी जो है ना सारा के सारे आपके ऑप्शन क्या है, गलत है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए कि 1857 का विद्रोह सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ तो कहाँ से, मेरठ से प्रारंभ होता है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1857 का भारतीय विद्रोह, जिसे प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, सिपाही विद्रोह और भारतीय विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। इस क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुई, जो धीरे धीरे कानपुर, बरेली, झांसी, दिल्ली, अवध आदि स्थानों पर आपके फैल गए। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई, तो मेरठ से प्रारंभ होती है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभी आप देख चुके हैं। 1857 की क्रांति का प्रारंभ 10 मई को मेरठ से हुआ। यहाँ की 3री कैवलरी रेजिमेंट के सैनिकों ने चर्बे युक्त कारतूसों को छूने से इनकार कर दिया तथा खुलेआम बगावत कर दी। 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा। तो देखिए, इसमें पटना आपके प्रभावित, मुजफ्फरपुर प्रभावित, आरा, मुजफ्फरपुर, पटना, दानापुर, ये सारे क्या है आपके प्रभावित है। जबकि मुंगेर जो है ना इससे प्रभावित नहीं हुआ था। मुंगेर आपके प्रभावित नहीं हुआ था। तो इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा, देख लीजिए। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर इसको आप पढ़ सकते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश सेना के किस सेनापति को कुंवर सिंह के विरुद्ध भेजा गया था। तो इनमें से किसी को भेजा नहीं गया था। भेजा गया था, आपको याद रखना है, बिसेंट आयर को भेजा गया था। बिसेंट आयर को भेजा गया था। 1857 का विद्रोह लखनऊ में
किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा था? तो बेगम ऑफ अवध के नेतृत्व में आगे बढ़ा था। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1857 का विद्रोह मुक्ता किस कारण से असफल रहा, उसका पीछे क्या कारण है? तो हिंदू मुस्लिम एकता की कमी, किसी समान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र। तो इसमें जो सबसे अधिक सही है आपके बी जो है सबसे अधिक सही है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि 1857 के विद्रोह की विफलता के निम्नलिखित में से कारण थे। तो क्या क्या आपके कारण था? तो देख लीजिए, अंग्रेज की सैन्य श्रेष्ठता, तो सही बात है। विद्रोही के पास एकीकृत कार्यक्रम एवं विचारधारा था, ये भी पॉइंट आपका ठीक है। समाज के सभी वर्गों से समर्थन का अभाव था, तो ये सारे पॉइंट आपके ठीक है, सारे के सारे पॉइंट आपके क्या है, ठीक है। तो 1 2 3 हो जाएगा, तो ऐसा कहीं भी नहीं है, तो डी हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है कि विचार करना है, तो आपको विचार कर लीजिए। 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्ति करने में असफल रहा, तो बिल्कुल ठीक है। बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने से कतरा रहे थे, तो ये भी पॉइंट आपका ठीक है। अगर देखिए, अगर इनका साथ देते तो क्या होते, आपके आंदोलन सफल हो जाता, लेकिन आंदोलन सफल इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इन लोगों ने साथ नहीं दिया। तो दोनों पॉइंट क्या है आपके ठीक है। ठीक है, और जो आपका यहाँ पर देखिए का जो का है उसका सही व्याख्या भी आपके कर रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए, इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट है कि देखिए कैनिंग का एक कथन है, इसे आप याद रखिएगा कि यदि सिंधिया भी विद्रोह में शामिल हो जाए तो मुझे कल ही बिस्तर गोल करना होगा। ये किसका कथन है? तो कैनिंग का कथन है, किसके संबंध में? 1857 के विद्रोह के संबंध में। ठीक है ना। नेक्स्ट है कि महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की? तो ये घोषणा किया गया 1 नवंबर 1858 को, 1 नवंबर 1858 को। अगर आपसे पूछा जाएगा कि भारत के प्रथम वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, निम्नलिखित में से किस तिथि को रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा हुई? तो 1 नवंबर 1858 को, 1 नवंबर 1858 को। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। तो किन प्रांतों से चयन किया? गोरखा, सिख, पंजाबी, उत्तर प्रांत से आपके चयन किया, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इनका भरोसा जो है ना, ये आपके बिहार, उत्तर प्रदेश के जो सैनिक थे उन पर कम गया, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, इस कारण से जो है ना ये लोग आपके गोरखा, सिख और पंजाब के जो उत्तरी प्रांत है वहाँ से अंग्रेजी लोग सैनिक आपके इकट्ठा करने लगते हैं, सेना में भर्ती करने लगते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? बहुत ही अच्छा सवाल है कि निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक जो है ना षड्यंत्र की संज्ञा दी? तो यह दिया गया है सर जेम्स आउटरम्प एवं डब्ल्यू टेलर के द्वारा, सर जेम्स आउटरम्प एवं डब्ल्यू टेलर के द्वारा। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया है? तो किसके द्वारा वर्णित किया गया है? बी.डी. सावरकर के द्वारा। ठीक है, बी.डी. सावरकर के द्वारा। इनका एक बुक है, ये बुक का नाम याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है, द इंडियन बार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। ठीक है, इसे आप लोग ध्यान से याद रखिएगा, किसका है? तो बी.डी. सावरकर का है। 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया है? तो बी.डी. सावरकर के द्वारा वर्णित किया गया है। ये देखिए पूछा गया है 2023 में, और ये पूछा गया था ये भी पूछा गया है 2023 में। ठीक है ना, इसके पिछला सवाल पूछा गया 2023 में, आप लोग बैक करके देख लीजिए। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? तो कौन संबंधित है? पील आयोग संबंधित है, पील आयोग संबंधित है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप ध्यान से याद रखिएगा कि जो बंगाल है,
बंगाल में यूरोपीय सैनिकों का जो संख्या है, अगर भारत का 2 है तो यूरोपीय सैनिक कितना है, 1 है। अगर भारत का 2 सैनिक है तो यूरोपीय सैनिक आपका 1 हो गया। जबकि मद्रास और बम्बई में क्या है, अगर 3 भारतीय सैनिक है तो 1 आपके यूरोपीय सैनिक है, ठीक है। क्योंकि जो अंग्रेज़ था उसे खतरा महसूस हो गया था 1857 के विद्रोह के बाद, ठीक है। प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण, जिसमें इंडिगो नील की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया, की रचना किसने की, तो दीनबंधु मित्र के द्वारा। हम देखिए कैसे इसको याद रखें। नील दर्पण के लेखक कौन है, तो दीनबंधु मित्र हैं। ये समझिएगा, जो नील के खेत में किसान काम करते थे उनकी दशा को देखने के लिए दीन को जाते थे दीनबंधु मित्र। याद हो गया ना, बोलेगा जो नील के किसान थे उनकी दशा को देखने के लिए दीन को जाते थे दीनबंधु मित्र। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर समझिएगा कि 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में नील विद्रोह कब हुआ, तो 1859 से 60 में हुआ। सन्यासी विद्रोह कब हुआ, तो 1763 से 1800 में हुआ। संथाल विद्रोह 1855 से 56 में हुआ। जबकि जो पावना विद्रोह है 1873 से 1876 के बीच में होता है, ठीक है ना। नील विद्रोह की शुरुआत बंगाल के नादिया जिले के गोविंदपुर गांव से हुई है, वीवीआई पॉइंट है। एक नील उत्पादक के 2 भूतपूर्व कर्मचारी दिगंबर विश्वास तथा विष्णु विश्वास के नेतृत्व में वहां के किसान एकजुट हुए तथा उन्होंने नील की खेती बंद कर दी, वीवीआई पॉइंट है। ये याद रखिएगा, नेता दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास, इसके बारे में सवाल पूछा आपके एग्जाम में जाता है। यह नील आंदोलन के इतिहास में अपनी मांगों को लेकर किए गए आंदोलन में सर्वाधिक व्यापक और जुझारू विद्रोह था। बंगाल का नील विद्रोह शोषण के विरुद्ध किसानों की सीधी लड़ाई थी। बंगाल के वे काश्तकार जो अपने खेतों में चावल की खेती करना चाहते थे, उन्होंने यूरोपीय नील बागान मालिक नील की खेती करवाने के लिए मजबूर करते थे। जो किसान चाहता था कि हम चावल की खेती करें, लेकिन जो मंजूबरी है वहाँ पर नील की खेती करवाया जाता था किसानों से। नील की खेती से इनकार करने वाले किसानों को नील बागान मालिकों के दमन चक्र का सामना करना पड़ता था। सितंबर 1859 में उत्पीड़ित किसानों ने अपने खेतों में नील ना उगाने का निर्णय लेकर बागान मालिकों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और 1860 तक नील आंदोलन नादिया, पाबना, खुलना, ढाका, मालदा, दिनाजपुर आदि क्षेत्रों में फैल गया। किसानों की एकजुटता के कारण बंगाल में 1860 तक सभी नील कारखाने बंद हो गए। बंगाल के बुद्धिजीवी वर्ग ने अखबारों में अपने लेखों द्वारा तथा जनसभाओं के माध्यम से इस विद्रोह के प्रति अपने समर्थन को व्यक्त किया। इनमें हिंदू पैट्रियाट के संपादक हरीश चंद्र मुखर्जी की विशेष भूमिका रही। नील बागान मालिकों के अत्याचारों का खुला चित्रण दीनबंधु मित्र ने अपने नाटक नील दर्पण में किया है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। बोलेगा कि नील विद्रोह किसके बारे में था, तो जो नील विद्रोह था इसके बारे में देख लीजिए। तो रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे, पर उन्हें जो है ना एक अमान मूल्य पर ज़बरदस्ती करवाया जा रहा था। उन्हें बहुत ही कम रेट पर जो है ना ज़बरदस्ती करवाया जा रहा था। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन जो है नील विद्रोह के नेता हैं, आपको बता चुके हैं। तो दिगंबर विश्वास और कौन है, विष्णु चरण विश्वास हैं। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है। याद कीजिए, जो नील किसान हैं उनकी खराब स्थिति को दिन में देखने के लिए कौन जाते थे, दिन में देखने के लिए दीनबंधु मित्र जाते थे। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, कन्फ्यूज मत होइएगा कभी, है ना। चलिए अगला देखिए, बंगाल व बिहार के नील कृषकों की दशा का वर्णन करते हुए नील दर्पण नाटक किसके द्वारा लिखा गया, तो अब तो आपको पता हो गया ना। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है, तो सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है। यहाँ पर देखिएगा, आनंद में कौन रहता है, तो सन्यासी। याद रखिएगा, आनंद में कौन रहता है, खुशी में कौन रहता है, आनंद में तो सन्यासी रहता है। तो सन्यासी विद्रोह, ठीक है। तो आपको याद रखना है जो उपन्यास है आनंद मठ, इसमें किसके बारे में लिखा गया है, तो सन्यासियों के बारे में लिखा गया है। और इसके लेखक का नाम क्या है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है ना। हम दोनों ये पॉइंट है ना इसी प्रकार से याद किए थे।
तो आपको भी बताए हैं। तो अगर अच्छा लगेगा तो आप लोग याद रखिएगा, नहीं तो अपना देखिएगा आप लोग। चलिए अगला है कि बंकिम चंद्र चटर्जी की कृति आनंद मठ का कथानक सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। वंदे मातरम गीत आनंद मठ से लिया गया है। तो आपसे पूछा जाएगा कि जो वंदे मातरम गीत है ना, किससे लिया गया है, तो क्या बताइएगा, आनंद मठ से लिया गया है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है, फिर से रिपीट हो गया है, तो सन्यासी विद्रोह के बारे में है, ठीक है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपके आया है बीपीएससी टीचर में आया है। बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है, फिर से आ गया, सन्यासी, 2022 में रिपीट हुआ है। वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भूराजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है। तो व्यवस्था आपके रैयत बाड़ी क्या है, रैयत बाड़ी है। ज़मींदारी में तो आपको पता है कि ज़मींदार ही किसान से लगान वसूलता है और सरकार को देता है, जबकि रैयत बाड़ी में ऐसा नहीं है, सरकार जो है ना सीधे किसान से लगान वसूलती है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, पागल पंथ की स्थापना किसने की। जो पागल पंथ है इसकी स्थापना करम शाह के द्वारा किया गया था। कहाँ पर किया गया था, तो उत्तरी बंगाल में किया गया था। इसे पढ़ लीजिए। पागल पंथ जो है ना एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था जिसे उत्तरी बंगाल के करम शाह ने चलाया था। करम शाह का पुत्र तथा उत्तराधिकारी टीपू धार्मिक और राजनैतिक उद्देश्यों से प्रेरित था। उसने जमींदारों के द्वारा मुजारों पर किए गए अत्याचारों के विरुद्ध आंदोलन किया। 1825 में टीपू ने सिरपुर पर अधिकार कर लिया तथा राजा बन बैठा। वह इतना शक्तिशाली हो गया कि स्वतंत्र सत्ता का प्रयोग करने लगा और प्रशासन को चलाने के लिए उसने एक न्यायाधीश, एक मजिस्ट्रेट और एक कलेक्टर नियुक्त किया। फराजी है ना, इसके बारे में जानिएगा कि फराजी थे। तो फराजी कौन थे, तो हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे। हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फराजी या फरेजी लोग बंगाल के फरीदपुर के हाजी शरीयतुल्लाह द्वारा चलाए गए संप्रदाय के अनुयायी थे। ये लोग अनेक धार्मिक, सामाजिक तथा राजनीतिक आमूल परिवर्तनों का प्रतिपादन करते थे। शरीयतुल्लाह के पुत्र दादू मियाँ ने बंगाल से अंग्रेजों को निकालने की योजना बनाई। यह विद्रोह 1818 से 1862 ईस्वी के दौरान चलता रहा। अंत में इस संप्रदाय के अनुयायी बहावी दल में सम्मिलित हो गए। ठीक है, अगला देखिएगा, फरेजी आंदोलन की शुरुआत किसने की, तो हाजी शरीयतुल्लाह के द्वारा किया गया। कूका आंदोलन को किसने संगठित किया। जो कूका आंदोलन है ये आपके पंजाब में होता है। तो पंजाब में कौन होंगे, सी होंगे। तो गुरु सिंह के द्वारा संगठित किया गया था। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। इसमें जो आपके सिख जो धर्म था उसमें जो बुरी कृति आ गया था उसे दूर करने के लिए शुरू किया गया था। पंजाब में कूका आंदोलन का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था। प्रारंभिक उद्देश्य क्या था, तो सिख धर्म को परिष्कृत करना। सिख धर्म को परिष्कृत करना। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये पूछा गया है 2023 में, बीपीएससी 9-10 में पूछा गया है। 1875 के दक्कन के दंगों का तात्कालीन कारण क्या था। तात्कालीन, ध्यान रखना है, तात्कालीन कारण क्या था, तो महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर आपके तात्कालीन कारण था। तो बी इसका राइट आंसर होगा। अगला देखिए कि महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित की थी। तो ये आपके स्थापित किया गया है वासुदेव बलवंत फड़के के द्वारा। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। रामोसी विद्रोह सही रूप से या सही रूप में किस भौगोलिक इलाके में हुआ था, तो पश्चिमी घाट में। कहाँ पर हुआ था, पश्चिमी घाट में, महाराष्ट्र के इलाके में हुआ था। ठीक है, पश्चिमी घाट में आपके हुआ था। तो जो बम्बई प्रेसिडेंसी है उसी के क्षेत्र में हुआ था और आज के महाराष्ट्र में। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए, पश्चिमी घाट में रहने वाले रामोसी जाति के लोग 1822 में अपने नेता सरदार चित्तूर सिंह के नेतृत्व में रामोसी विद्रोह किया। रामोसियों ने सतारा के आसपास के क्षेत्र को लूटा और किलों पर भी आक्रमण किया। 1825-26 में भयंकर अकाल और अन्नाभाव के कारण इन्होंने उमाजी के नेतृत्व में पुनः विद्रोह किया था।
आपसे पूछा है कि बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था, जबकि बघेरा विद्रोह है ये आपके बड़ोदरा में हुआ था, है ना। बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था, बड़ोदरा में, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बघेरा विद्रोह 1818 ईस्वी में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध किया गया। बघेरा विद्रोह बड़ोदरा में हुआ। बड़ोदरा के गायकवाड़ों ने अंग्रेजी सेना की सहायता से बघेरों से अधिक कर एकत्र करने का प्रयत्न किया, जिसके परिणाम स्वरूप बघेरा सरदारों ने विद्रोह कर दिया। 1818 और 19 ईस्वी में मध्य अंग्रेजी प्रदेश पर भी आक्रमण किया। यह विद्रोह 1820 के आसपास समाप्त हो गया। ठीक है, चलिए अगला देखिए, बिहार का चौरी विद्रोह। देखिए बिहार में कोई चौरी विद्रोह हुआ नहीं है, ठीक है। बिहार में आपके चुआर विद्रोह हुआ है। तो चुआर विद्रोह कब हुआ था, तो आपको याद रखना है 1798 को हुआ था। तो देखिए इसका आंसर तो आपके होना चाहिए ई, लेकिन बीपीएससी क्या देता है, आपके सी दिया है। बीपीएससी आपके सी दिया है, इसे आप लोग पढ़ लीजिए एक बार। यहाँ देखिए दिया लिखा गया है चुआर विद्रोह, जो घटनाचक्र लिखा है चुआर विद्रोह, ठीक है, 1798 में हुआ था, जबकि बीपीएससी इसका आंसर आपके सी मानता है। मानव बलि प्रथा का निषेध, मतलब रोकना होता है, तो मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम क्या है, तो उसका नाम है खोंड। क्या नाम है, खोंड इसका नाम है, तो बे इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग यहाँ पर इसे पढ़ सकते हैं, है ना। अगला देखिए, छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ, तो देखिए ऐसा कोई विद्रोह आपके होता ही नहीं है। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह इस क्षेत्र में भले ही होता है, इस क्षेत्र में आपके होता है, लेकिन ये नाम का नहीं होता है। यहाँ पर देख लीजिए, भले ही आप जान लीजिए कि कोल विद्रोह कब हुआ था, 1831-32 में हुआ था। संताल विद्रोह 1855-56 में हुआ था, जबकि मुंडा विद्रोह 1899 और 1900 में के बीच हुआ था। 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था, तो मेजर बारो। ये फेमस क्वेश्चन है ना, फेमस क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो संथाल विद्रोह का नेतृत्व जो है सिद्धू और कान्हू के द्वारा किया गया था, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। संथाल विद्रोह के नेता कौन है, तो सिद्धू और कान्हू है, सिद्धू और कान्हू है, तो बे इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला देखिए, मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया। मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया तो 1899 से 1900 तक हुआ था, लेकिन नहीं दिया गया है, तो नज़दीकी आंसर क्या हो जाएगा, 1895 मान लीजिए, है ना, 1895। यहाँ पर 1899 से 1900 देख लीजिए, तो इसका आंसर आप डी मान सकते हैं, क्योंकि 4 ही ऑप्शन वाला है, लेकिन अब आएगा तो डी मत मारिएगा। उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा था, उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा था, तो बिरसा मुंडा से जुड़ा था, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुंडा विद्रोह उलगुलान महान हलचल के नाम से जाना गया है। यह विद्रोह इस अवधि का सर्वाधिक प्रसिद्ध आदिवासी विद्रोह था। मुंडों की पारस्परिक भूमि व्यवस्था खुटकट्टी या मुंडारी का जमींदार या व्यक्तिगत भूस्वामित्व वाली भूमि व्यवस्था में परिवर्तन के विरुद्ध मुंडा विद्रोह की शुरुआत हुई, लेकिन कालांतर में बिरसा ने इसे धार्मिक राजनीतिक आंदोलन का रूप प्रदान किया। मुंडा आदिवासियों का विद्रोह 1899 से 1900 ईस्वी के बीच हुआ। 1895 में बिरसा ने अपने आप को भगवान का दूत घोषित किया, हजारों मुंडाओं का नेता बन गया। उसने कहा कि दीकू, याद रखिएगा दीकू, जो दीकू किसे बोला जाता है, तो गैर आदिवासी लोग को, तो दीकुओं से हमारी लड़ाई होगी, किसने बोला, बिरसा मुंडा बोला, और उनके खून से ज़मीन इस तरह लाल होगी कि जैसे कि लाल झंडा है। बिरसा मुंडा के अनुयायी उन्हें धरती आबा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बोलेगा कि धरती आबा किसे बोला जाता है, तो बिरसा मुंडा को, या बिरसा मुंडा के जो अनुयायी हैं इन्हें क्या बोलते थे, तो धरती आबा, है ना, धरती आबा बोला जाता था। कहीं कहीं पर इसे अब्बा भी लिखता है ना, का अवतार मानते हैं। 1899 ईस्वी में क्रिसमस की पूर्व संध्या पर बिरसा मुंडा ने जाति का शासन स्थापित करने के लिए विद्रोह का ऐलान किया। लगभग 6000 मुंडा तीर, तलवार तथा कुल्हाड़ी लेकर बिरसा के साथ हो लिए, लेकिन बिरसा मार्च 1900 के शुरू में गिरफ्तार कर लिया गया। जून में वह जेल में मर गया। विद्रोह कुचल दिया गया, पर बिरसा अमर हो गया, ठीक है, बिरसा क्या हो गया, आपके अमर हो गया। आप सोचिए कि किसी के पास गोली बंदूक है या कोई तलवार और तीर से जीत पाएगा, कभी जीत ही नहीं सकता है ना।
बिरसा मुंडा के अनुयायी उन्हें किसका अवतार बताते हैं? तो अभी आपको बता चुके हैं, धरती अब्बा का, कहीं कहीं पर आवा लिखता है। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कहाँ है? तो आपके रांची हो जाएगा, है ना, रांची। तो बे इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अच्छा यहाँ पर एक पढ़ लीजिए एक बार कि बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र रांची से लेकर भागलपुर तक का था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बिरसा मुंडा का मुख्य उद्देश्य जो है जनजातियों में समाज सुधार करना एवं उन्हें ब्रिटिश सत्ता से दूर रखना था। बिरसा ने अनेक देवताओं बोंगा की पूजा को छोड़कर अपने अनुयायियों से एक ईश्वर सिंह बोगा की पूजा करने का आह्वान किया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो बोला कि किसका पूजा कीजिए आप लोग, सिंह बोगा का पूजा कीजिए। 1899 1900 ईस्वी की मुंडा क्रांति का नेता कौन था? जो मुंडा क्रांति है इसका नेता आपको पता है कौन था? बिरसा मुंडा। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिरसा मुंडा किसके पक्ष में था? तो जबकि बिरसा मुंडा है ये झारखंड के पक्ष में था, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ? कोल विद्रोह किस क्षेत्र में होता है? तो सी भूम क्षेत्र में आपके होता है। हौज विद्रोह हुआ, जो आपके हौज विद्रोह है ये कब होता है? तो 1820-21 में आपके होता है, संथाल परगना में होता है। किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया? तो किस स्थान पर किया है? तो यहाँ पर देखिए, बिहार, सिंध, पंजाब, काठियावाड़ सभी में किया है। तो एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा, है ना। इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की? तो किसके द्वारा बगावत कभी नहीं किया गया? तो विजयनगरम के राजा के द्वारा किया गया है। हैदराबाद के निजाम के द्वारा कभी नहीं किया गया है। तो इसका तो आंसर देखिए बी हो जाएगा, बाकी आप देख लीजिए। तमिलनाडु के पोडिगार के द्वारा किया गया है। त्रावणकोर के दीवान बेलू थम्पी के द्वारा किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हैदराबाद के निज़ाम, ये सब अंग्रेज के जो है ना पीछे लग्गू थे। अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? तो यह किसके द्वारा अपनाया गया था? तो लॉर्ड लिटन के द्वारा। आपको याद होगा ना कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कौन लाता है? लिटन। हम इसको ऐसे याद करवाते हैं कि जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था, इसने जो है ना हमारे लोगों को लिटा के मारा था। हमारे लोगों को क्या किया था? लिटा के मारा था। कौन? लॉर्ड लिटन, है ना। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे आप लोग पढ़ सकते हैं कि 1876 में लॉर्ड लिटन के वायसराय बनकर आने पर अफगानिस्तान के प्रति अपनाई गई नीति में परिवर्तन आया। कुशल आक्रमणता की नीति के स्थान पर अग्रगामी नीति का अनुसरण होने लगा। 1878 में द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध शुरू हो गया। 1879 में गंडमक की संधि हुई। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे पूछ सकता है कि गंडमक की संधि कब हुआ? तो 1879 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। 1858 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया? तो देखिए, ये तो लिटा के मारा था, ये तो लाया था। इसको रद्द कौन किया है? तो रिपन किया है। कौन किया है? रिपन किया है। और कब किया है? तो 1882 में किया है। 1882 में लाया कब था? 1878 में लाया था। जबकि लिटन है, इसका कार्यकाल कब से कब तक था? तो 1876 से 1880 तक इसका शासनकाल था, ठीक है। और जबकि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है, उसे मुंह बंद करने वाला हम लोग एक कानून बोलते हैं। मुंह बंद करने वाला कानून इसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है।